की जर्नी मेरी शुरू होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम से। जब मैं इंडियन एयरलाइंस में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर रहा था, तो वहीं से मैंने तैयारी शुरू की, जिसमें ग्रेजुएशन किया AMI मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो पहली बार लोगों ने बताया कि इसके बाद UPSC आप दे सकते हैं। यद्यपि वहाँ इंडियन एयरलाइंस में, एयर इंडिया में ज़्यादातर लोग एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनने के लिए AME लाइसेंस के लिए ट्राई करते थे। मैंने भी किया। मैं वहाँ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग बन गया AMI करने के बाद। लेकिन मेरा जो सपना था वो था क्लास 1 ऑफिसर गवर्नमेंट सर्विस में बनना। तो मैं रेलवे के लिए ट्राई किया और मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिया और मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया और मुझे रेलवेज़ अलॉट हुआ, और जिसमें नॉर्दर्न रेलवे मुझे मिला। AME के पद पर जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे बहुत सारे साथी वहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो आए हुए थे, अलग अलग कॉलेजेस से और IIT से आए थे। उनसे जब बातचीत की, मैंने देखा कि सभी उसमें प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए। और मैंने 1989 में 87 बैच से मैंने ज्वाइन किया था। 89 में खड़गपुर में जब हम गए तो वहाँ मैंने अपने बहुत सारे बैचमेट्स को देखा कि उनका रिजल्ट आया सिविल सर्विसेज का पहली बार, और उसमें कई सेलेक्ट हो गए, जिनमें से मेरे कई साथी उसमें IAS, IPS, IRS और IFS इन सर्विसेज के लिए गए थे। कुछ ने छोड़ दिया, कुछ ने एक्सटेंशन ले लिया। जिन्होंने एक्सटेंशन लिया था उन्होंने तैयारी शुरू की, तो मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मुझे सब्जेक्ट की दुविधा थी कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ। तो ये बात तो सेटल थी कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, तो हमने प्रीलिम्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। अन्य सब्जेक्ट के लिए एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट चुना गया। प्रीलिम्स मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया। उसके बाद जब मैंने मेंस दिया तो मेंस में मैंने 2 ऑप्शन लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी GS ये अच्छे हुए, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया, जबकि वो मेरा अपना सब्जेक्ट था, लेकिन उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा था जिसको मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया। तब कई मेरे साथियों ने सलाह दी, वो दूसरा सब्जेक्ट, कुछ ने फिजिक्स और मैथ्स लिया हुआ था, कुछ ने एंथ्रोपोलॉजी, कुछ ने सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी। तो मेरे कुछ दोस्तों ने फिर सजेस्ट किया कि आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। मैंने उसी साल सब्जेक्ट चेंज किया और फिर मेंस में लिया ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी। और ये दोनों ही विषय बड़े रुचि के थे। जनरल स्टडीज़ का भी काफ़ी हिस्सा कवर करते थे। तो प्रीलिम्स में कभी कोई इसमें परेशानी नहीं होती थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हर बार निकल जाता था, इस बार भी निकला। और फिर मैंने जब मेंस दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया क्लास 1 में, ग्रुप A सर्विसेज में हुआ, लेकिन जो रैंक में एक्सपेक्ट कर रहा था वो रैंक नहीं आ पाई। इससे पहले मैं रेलवेज़ में ऑलरेडी था, वहाँ मुझे सीनियर स्केल भी मिलने वाला था, तो मैंने फिर ऑप्ट किया कि मैं रेलवे में कंटिन्यू करूँगा। इसी बीच अगले वर्ष मेरे कुछ साथी फिर से वही परीक्षा दे रहे थे। उसमें किसी को लास्ट एक कुछ अटैम्प्ट एक्स्ट्रा मिल गए, जिसमें 5 अटैम्प्ट तक मिल गए, जिसमें कहते हैं कि डिप्टी PM थे ताऊ देवीलाल, कि उनके नाम से उसको जाना जाता था कि ये 5वां अटैम्प्ट मिला। तो फिर से जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश उनका नहीं हुआ था, उन्होंने फिर एग्ज़ाम दिया, उन्हीं के साथ मैं भी बैठा। तब मेरा सिलेक्शन फिर हो गया मेंस में, और मुझे ये तय हो गया कि इस बार IPS मिल जाएगा। इंडियन पुलिस सर्विस में आ गया, और उसके बाद की जो जर्नी है वो बड़ी तेज़ी से चलती है। फिर फाउंडेशन शुरू होता है हमारा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से, और उसके बाद में मसूरी में हम पहली बार बहुत सारी सर्विसेज के जितने प्रोफेशनल्स थे उनके साथ मिले। वहाँ से फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी पुलिस एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के लिए गए। तो वहाँ काफ़ी टफ सिलेबस होता है आउटडोर इंडोर का, लेकिन वहाँ जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, वास्तव में वो बिल्कुल हम लोगों की पर्सनालिटी बनाने में, हमें काम के लिए तैयार करने में एक बेहद ही बहुत अच्छी इनपुट उसमें मिले। और उसी का आज परिणाम है कि बड़े सक्सेसफुली लगभग मैं अपने करियर के अंतिम छोर पर हूँ। और ट्रेनिंग जैसी वहाँ सिखलाई दी जाती है, मेरी पूरी कोशिश रही कि ड्यूटी के दौरान उन सब का पालन किया जाए। मेरी जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए सलाह है कि ये कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें फेल पास होने वाली बात है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए अन्य जो साथी हैं जो आपके साथ अपीयर हो रहे हैं। साथ ही आपको आरंभ से ही ये देखना पड़ेगा कि क्या आप जनरल स्टडीज़, करंट इवेंट्स, इन सब को शुरू से लेकर चल रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसे मैं लगातार द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन न्यूज़पेपर्स को लगातार सब्सक्राइब करता रहा, और उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं
चाहे वो एडिटोरियल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, या पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स, इन सबको लगातार तैयार करते रहना चाहिए, जिससे कि आखिरी समय में आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो ये जो भी अभी सोचते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना, तो सबसे पहले ये जान लें कि सिविल सर्विसेज कोई ऐसा नहीं है कि ये इट इज़ नॉट बैड ऑफ रोजेस। यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं। पहले ये समझ लें कि क्या आपको सिविल सर्विसेज में आना है। जब आप इसके चैलेंजेस को जान जाए और मन बना लें, तो फिर अपना जो है 100% दीजिए। और फिर अगर डिटर्मिनेशन है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आज तक मैंने देखा कि जिस भी एस्पिरेंट ने ये तय कर लिया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना, तो वो सेलेक्ट जरूर हुआ है। चाहे वो IAS IPS सर्विस कोई भी हो सकती है, और सभी सर्विसेज में आजकल उसके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर किसी कारणवश नहीं होता, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वो स्टेट सर्विसेज में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं या किसी बेहतर सर्विस में जाते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हमारे साथी रहे हैं कि जो सिविल सर्विसेज में क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन अगर फाइनेंशियली देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी उनको जॉब मिली, और कुछ ने अपना बिजनेस शुरू किया तो हमसे भी बेहतर कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपने करियर से। तो इसलिए हिम्मत ना हारिए। अगर आपने सोच लिया कि सिविल सर्विसेज आपको देना है, तो अपना सब्जेक्ट्स के बारे में उसका सिलेबस देख लीजिए कि आप CSET को कैसे क्वालिफाई करेंगे। CSET को मैं ज़्यादा टफ मान कर चलता हूँ। आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े आराम से उसको कर लेते हैं। उनमें भी बहुत ज़्यादा आपस में कॉम्पिटिशन है। जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो मैथमेटिकल जो पार्ट है, जो साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर भी लगातार देखते रहें। बहुत से लोग डरने लगते हैं दूसरे सब्जेक्ट से अपने ग्रेजुएशन के दौरान। जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, वो ह्यूमैनिटीज़ के बारे में सोच कर भी उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। इसी प्रकार से जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ वो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, मैथ्स का कोई देखते हैं, यूनिट्स के बारे में देखते हैं, तो वो घबराने लगते हैं, आगे पढ़ते नहीं। स्टैटिस्टिक्स को देख कर घबराने लगते हैं। तो ये जो सिलेबस है, ये देख लीजिए 10th स्टैंडर्ड का, इससे ज़्यादा नहीं होता। 12th का समझ लीजिए ज़्यादा, तो आप आसानी से कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके साथ ही आपको चाहिए कि जो कमेंट्रीज आती हैं उनको देखते रहें। लगातार न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, तो उनके देखते रहिए। अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि अब एक सब्जेक्ट है। मेरे समय में 2 होते थे ऑप्शनल, अब एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी अभिरुचि हो, एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर आपका मन नहीं है किसी ऐसे विषय में, मन नहीं लगता पढ़ने को, तो ऐसे विषय को ना लें। चाहे वो कितना भी स्कोरिंग, औरों के लिए स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप ये मान लीजिए कि जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, आपको लगता है कि मैं दिन रात इसको पढूं, उसमें बोर नहीं होते, ऐसे सब्जेक्ट को लीजिए। आप कोई भी विषय लेंगे, आप उससे आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे, उसमें अच्छी स्कोरिंग करेंगे। जो मेरा अपना तजुर्बा, उससे मैं बताऊंगा। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको चाहिए कि वो पुराने जो छात्र हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, टॉप किया है, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ देख लें। वो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, वो अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में जो नॉलेज देते हैं, जो तरीका बताते हैं कि किस तरह आप स्टडी करना चाहिए आपको। क्या आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है, या कुछ क्रिस्प ऐसी चीज़ें तैयार करनी है, कब क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। और बीच बीच में ऐसे अवसर आएंगे जब आपको लगेगा कि अरे छोड़िए, ये मेरा बस का नहीं है, छोड़ देते हैं, बहुत मेहनत है, ये तो होता ही नहीं है। बहुत से लोग मिलेंगे कि साहब आपकी हंसी उड़ाएंगे, अरे सिविल सर्विस तो आपसे नहीं होगा, ये बहुत, इसके लिए तो कुछ अलग ही तरह के लोग चाहिए। ऐसे लोग मुझे भी मिले, लेकिन हमने हर चैलेंज को स्वीकारा। वो जो लोग हमारे ऊपर हंसते थे, हमने उनको करके दिखाया, और बाद में वो लोग मान गए। उन्हें लगा कि नहीं, अगर लगन है, अगर आप देखते हैं, आपने सबसे पहले अपना एम निर्धारित कीजिए। वंस यू हैव डिसाइडेड योर एम, देन जस्ट गो ऑल आउट फॉर इट। यू कैन डू हार्ड वर्क इफ़ यू आर एबल टू डू हार्ड वर्क एंड यू कैन परसिवियर, देन द सक्सेस इज बाउंड टू कम एंड यू आर बाउंड टू सक्सीड। सिविल सर्विसेज में सिलेबस बहुत है, लेकिन आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसको बनाए रखिए। नकल ना मारिए, दूसरे लोगों की कॉपी ना कीजिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि एनालिटिकल क्षमता है आपके अंदर, आप किसी चीज़ को विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, फिर देखिए
आपको ओरिजिनल जो आंसर्स हैं उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे टिप्स हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वर्ड लिमिट का मतलब है कि अगर जितना छोटे कम शब्दों में लिखना ये बेहद मुश्किल काम होता है। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आप किसी चीज़ के आंसर को उतने शब्दों में सीमित करते हैं। आप वर्ड लिमिट एक्सीड करेंगे, आपको कम नंबर हो जाएंगे। आप ज़्यादा कम लिखेंगे, उसके लिए भी फिर नंबर कम होंगे। इसलिए वर्ड लिमिट कितना हो सकता है, 5% कम या 5% ज़्यादा। फिर अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखिए। ऐसी हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि आप केवल खुद ही पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी राइटिंग को कोई नहीं पढ़ पा रहा है। राइटिंग के बारे में आपको जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी बना के रखनी है। उसके लिए आपको अपने टेस्ट लगातार लिखते रहने चाहिए, क्योंकि जितना फास्ट आप लिखेंगे, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको चाहिए कि आप तेज़ी से लिखना, सफाई से लिखना, इसका ध्यान रखें। और अक्षरों को बहुत छोटे ना लिखें, क्योंकि जितने भी एग्जामिनर हैं जो आपके पेपर चेक करते हैं उनकी एज काफ़ी हो जाती है। नॉर्मली सभी स्पेक्स लगाते हैं, ज़्यादातर कम दिखने लगता। बड़ा बड़ा लिखिए जिससे कि वो समझ पाए कि आपने क्या लिखा है। और यदि आपने ये सोचा है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो अपना माइंडसेट ये बना लीजिए कि अब जो आने वाला समय है वो ईमानदारी का है। जो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी, ये जो वैल्यूज़ आपको पढ़ाई जाती है, ह्यूमन वैल्यूज़, इनका ध्यान रखना है। बहुत से लोग आकर्षित हो जाते हैं कि शायद मुझे बहुत गाड़ी, बंगला और पैसा मिलेगा। तो ये इस चक्कर में आके अगर लोग इससे आकर्षित होकर सिविल सर्विसेज में आते हैं तो वो कई बार धोखा खा जाते हैं, वो गलत जगह पर ट्राई कर रहे हैं। अगर आपका जन सेवा करने का उद्देश्य है, इफ़ यू आर ए पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, पब्लिक सर्विस करने का आप में जुनून है, जो आपका पैशन है वो है कि मैं पब्लिक सर्विस करूँगा, तब आप इसमें आइए, आपका स्वागत है। और अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो मेरी शुभकामनाएं, आप सक्सीड हो करें इसमें और सफलता। मेरे एक भतीजे हैं दिल्ली में, वो प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। एक दिन उनका मैसेज मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि उनके एक मित्र हैं वीम, वो मुंबई चले गए, वहाँ प्रोड्यूसर हैं और वीडियो प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरा एक अपना चैनल है लॉ प्रेम प्रकाश, मैं यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। तो मैंने आपके चैनल को फिर पूरा उसको स्कैन किया। मैंने देखा बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने अपने इंटरव्यूज़ दिए, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। और कई डिफरेंट स्टेट्स में जाकर जो इंटरव्यू लिए गए, मुझे भी बहुत सारी बातें जो पुलिस के बारे में नहीं पता थी वहाँ से पता चली। तो मैंने वीम को कांटेक्ट किया कि अगर इधर भी कभी आपका दौरा होगा तो आप आइए। तो ये मेरे इनविटेशन पर यहाँ पर आए। और हर्षमीत जो एक बेहद ही अच्छे टैलेंटेड, मैंने देखा कि ये फोटोग्राफ़र और जो कॉन्सेप्ट्स देते हैं, इनके बारे में जब सुना तो मुझे मिलकर इनसे बड़ी खुशी हुई। और यहाँ पर आकर इन्होंने मेरे बारे में भी कवरेज किया। हो सकता है आपको पसंद आएगा, क्योंकि इनके पास जो आइडियाज़ हैं यंग जनरेशन को अपील करेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज़ वीम टेल्स के लिए, और आपका चैनल बहुत अच्छा करे। और मुझे भी अपनी बात कहने का आपके चैनल से मौका मिला। आई एम हाईली थैंकफुल टू वीम टेल्स एंड आई विल एवर रिमेंबर योर एसोसिएशन. You have stayed here for over almost 2-3 days. I really enjoyed your company.